दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में यमुना ब्रिज के ऊपर। यह यमुना ब्रिज नया यमुना ब्रिज के तौर पर प्रयागराज में जाना जाता है। यह प्रयागराज की एक पहचान है। इससे करीब में संगम है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ एक नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, नैनी औद्योगिक क्षेत्र, जो अपने ज़माने में देश के कुछ 2-3 चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ कुछ 1-2 बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं, बाकी सब की सब एक तरफ से बंद पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर के जितने मशीनरी आइटम हैं सब कबाड़ में पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं करते, बंद है। बंदी की वजह से बेरोजगारी भी है। जब यह इंडस्ट्री चल रही थी उस वक्त की ऐसी दशा थी। लोग बताते हैं कि ये पीछे आप पुराना यमुना ब्रिज देख सकते हैं। पुराने यमुना ब्रिज पर दोनों तरफ से आवाजाही की एकदम जाम लगती थी, घंटों जाम की स्थिति बना रहती थी। और जब नैनी में फैक्ट्रियों से छुट्टी होती थी कामगारों की, वह निकलते थे तो सड़कें जाम हो जाया करती थी। इससे पता चलता था कि नैनी एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ रोजगार के लिए न सिर्फ प्रयागराज के, इलाहाबाद के, बाहर के, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से, देश के दूसरे हिस्सों से भी रोजगार के लिए लोग आया करते थे। 2024 के आम चुनाव में एक खास बात मुझे देखने को मिली। सत्ता पक्ष तो अपनी उपलब्धियां गिनाएगा, अपनी नाकामियों को कभी नहीं गिनाता, लेकिन हैरत इस बात की होती है कि विपक्ष, जिसका काम है सत्ता पक्ष की नाकामियों को गिनाने का, उसके जो काम वह अपने कार्यकाल में सत्ता पक्ष नहीं कर पाया, उसके कामों जो नहीं कर सका है उसको गिनाने का और मतदाताओं को यह बताने का कि देखिए आपके क्षेत्र में यह काम जो ज़रूरी था, होना था, इसे आपको रोज़गार मिलता, इसे यहाँ अर्थव्यवस्था अच्छी बढ़ती, फैक्ट्रियाँ चलती तो रोज़गार बढ़ते तो इलाके का विकास होता। लेकिन पिछले 10 वर्षों में सिर्फ एक फैक्ट्री जिसमें एरोस्पेस से संबंधित काम शुरू हुआ, उसके अलावा अन्य कोई नई फैक्ट्री नहीं चली, बल्कि BPCL जैसी फैक्ट्री जिसे मिनी रत्न का दर्जा था वह बंद हो गई। लेकिन विपक्ष अपनी बातों में, अपने इधर उधर की बातों में बेरोजगारी की बात तो वह कर रहा है, नौकरी नहीं मिलने की बात तो वह कर रहा है, लेकिन किसी भी जगह, किसी भी मुद्दे में, किसी भी मंच पर नैनी औद्योगिक क्षेत्र को वह नहीं बताता। फैक्ट्रियां यहाँ नहीं चल रही हैं, यह भी वह नहीं गिनाता। तो अगर मैं तो कहूँगा सत्ता पक्ष से कि वह बताए, सत्ता पक्ष के प्रत्याशी, सत्ता पक्ष के बड़े नेता जो भी यहाँ आते हैं, वह यह बताएं कि नैनी औद्योगिक क्षेत्र को वह चालू करेंगे या नहीं चालू करेंगे। इनकी जो फैक्ट्रियां जो मृत अवस्था में, मरणासन अवस्था में पड़ी हैं, उनको वह चालू करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ रोजगार की व्यवस्था उत्पन्न होगी या नहीं होगी, यह उन्हें बताना चाहिए। साथ में विपक्ष के नेताओं को भी सत्ता पक्ष से यह सवाल खड़ा करना चाहिए कि यहाँ रोजगार देने के लिए नैनी की बंद पड़ी फैक्ट्रियों, मरणासन फैक्ट्रियों को जिंदा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन्हें चालू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, यह सवाल उठने चाहिए, पूछने चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता इस सवाल को घोट कर पी गए हैं। किसी भी तरह से कोई भी सवाल इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष से नहीं कर रहे हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि इस इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में क्या चल रहा है राजनीतिक तौर पर और कौन कौन प्रत्याशी हैं, किसकी क्या संभावना बनती है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। नीरज त्रिपाठी, पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, उनके सुपुत्र हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। वह पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और राजनीति में भी यह उनका पहला कदम है। इसलिए उनसे वह कच्चे घड़े के समान हो सकते हैं। तमाम लोगों से उनका संपर्क नहीं है, जो संपर्क वह स्थापित कर रहे हैं।
कुछ जगहों पर उनकी यह अनुभवहीनता भी साफ तौर पर दिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूरा का पूरा संगठन जो चुनाव लड़ाने में शिद्दत से जुटा हुआ है, इस चुनाव को वह अपने लिए एक बड़ा हिस्सा मान रहे हैं कि इस चुनाव में यदि नीरज त्रिपाठी चुनाव जीतते हैं तो यह साबित करने में भाजपा और भाजपा के बड़े नेता सफल हो जाएंगे कि यहाँ प्रत्याशी गौड़ है। प्रत्याशी छोटा हो या बड़ा हो, मतदाताओं के सामने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट जो भी मिलेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का मिलेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का, काम का मिलेगा, राम मंदिर का मिलेगा। इलाहाबाद में जो काम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसके नाम का, उसके काम का मिलेगा। हालांकि इस चुनाव में यह भी देखने को मिल रहा है कि विकास कार्य कोई मुद्दा नहीं है, ना सत्ता पक्ष विकास कार्यों को मुद्दा बना पा रहा है, ना गिना पा रहा है कि हमने ये काम कराए। विपक्ष ये नहीं बता पा रहा कि ये ज़रूरी था, इन्होंने ये काम कराना था और ये काम इन्होंने नहीं कराया। यहाँ केवल जो मुद्दे उठ रहे हैं वह ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आम लोगों का कोई भला होने वाला जल्दी से नहीं है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर नई नई इंडस्ट्रियल की बात मैंने कह दी। आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब होता दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी और दलितों के आरक्षण में मुस्लिमों को आरक्षण दे देने का मुद्दा जो उठाया, उस मामले पर विपक्ष पूरी तरह से खुल चुका है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले अपने फैसले में यह कहा कि ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को घुसेड़कर उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट को पूरी तरह से अमान्य कर दिया। जो बने हुए हैं, पहले जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी करते रहेंगे, लेकिन नया कोई ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार खुल चुकी, वहाँ भी ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था और वहाँ पूरी तरह से कांग्रेस खुल चुकी। जामिया मिलिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी दलितों के ओबीसी के आरक्षण को बंद कर दिया गया, केवल मुसलमानों को उस पर पूरी तरह से एकाधिकार हो जाने दिया गया कुछ अमेंडमेंट के द्वारा। तो आरक्षण का मुद्दा भी विपक्ष के लिए बहुत कारगर नहीं, हालांकि पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और इसको एक हवा तूफान बनाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा मामला संविधान का है। संविधान में यह सब लोग जानते हैं कि विपक्ष एक डर दिखा रहा है कि बदल जाएगा, सब बदल डालेंगे, जो कि संभव नहीं है। संविधान जो कानून के विशेषज्ञ जानकार हैं वह कहते हैं कि यह संभव नहीं, कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं। सरकारें जो भी आती वह अपने हिसाब से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तमाम नए चीज़ों को जोड़ने के लिए अमेंडमेंट करती रहती संविधान में। सर्वाधिक अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की और अन्य गठबंधन सरकारों में भी अलग अलग समय पर तमाम अमेंडमेंट होते रहे हैं, आगे भी अमेंडमेंट होते रहेंगे, तमाम संशोधन होते रहेंगे। सुधार भविष्य का हिस्सा है तो सुधार होंगे। कोई भी सरकार आए, ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार नहीं आएगी तो वह कोई अमेंडमेंट नहीं करेगी, वह भी करेगी। दूसरा अब हिस्सा आते हैं कि जो विपक्ष का यहाँ पूरा इकट्ठा है, कुनबा पूरा इकट्ठा है, वह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उज्ज्वल रमण सिंह, जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में कभी इस इलाके में शुमार रहे। कुंवर रेवती रमण सिंह के पुत्र हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह मुलायम सिंह यादव के यारों में गिने जाते रहे हैं। वही इकलौते प्रयागराज में या आसपास के हिस्सों में नेता रहे हैं जो कहते थे काहो मुलायम। अन्य किसी नेता में हिम्मत नहीं थी जो कह दे काहो मुलायम। लेकिन मुलायम के रहते रहते उनके पुत्र अखिलेश यादव ने कुंवर रेवती रमण सिंह को वह भाव, वह तवज्जो, वह मान, वह सम्मान देना बंद कर दिया। इसकी पीड़ा लंबे अरसे से कुंवर रेवती रमण सिंह को खटक रही थी। और आपको हैरत होगी कि इतना मजबूत नेता होने के बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सीट को बेहद आसानी से, बगैर लड़े, बगैर
बातचीत किए कांग्रेस को ट्रांसफ़र कर दी, जिससे कुंवर रेवती रमण सिंह न खुद न अपने बेटे को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इस सीट से लड़ा सके। इसका असर ये हुआ कि जब रेवती रमण सिंह ने यह देख लिया कि अखिलेश यादव उन्हें न तवज्जो दे रहे हैं, न मान दे रहे हैं, न सम्मान दे रहे हैं, और अब उनकी सीट पर भी डाका पड़ चुका है, वह सीट कांग्रेस को थाली में परोसकर अखिलेश यादव ने दे दी, तो मजबूरन रेवती रमण सिंह ने कांग्रेस में अपने बेटे को ज्वाइन कराया। हालांकि कहा जा रहा है अखिलेश यादव की रजामंदी से उज्ज्वल रमण सिंह कांग्रेस में गए हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जानने वाले जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सब लोग ओपन है, पूरा ओपन है कि रेवती रमण सिंह, उज्ज्वल रमण सिंह को सपा प्रमुख ने बहुत भाव पिछले 5 वर्षों में नहीं दिया। फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उज्ज्वल रमण सिंह मजबूती से लड़ रहे हैं और चुनाव उनका अच्छे तरीके से अच्छी स्थिति में है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को अलग अलग क्षेत्रों में आपस के अंतर्द्वंद का भी सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाले प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह को अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और एक विधायक के अंतर्द्वंद से जूझना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस इलाके से जीते एक विधायक अंदरूनी तरीके से विरोध कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि उज्ज्वल रमण सिंह बने, क्योंकि पूर्व में के उनके पिता रेवती रमण सिंह ने उनका विरोध किया था। तो वह जो विधानसभा चुनाव का अंतर्द्वंद था वह लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा है। पिछले दिनों राजबली जयसल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। राजबली जयसल कोरांव विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति में माने जाते हैं, उनके भी अपना प्रभाव है। इलाहाबाद दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। करछना एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां कुंवर रेवती रमण सिंह लगातार विधायक रहे, उसके बाद उनके पुत्र उज्ज्वल रमण सिंह भी उसी सीट से विधायक रहे। वहां सिर्फ लंबे अरसे में वह 2 चुनाव रेवती रमण सिंह और उज्ज्वल रमण सिंह दोनों परिवार मिल करके हारे हैं, जिसमें एक बार दीपक पटेल ने चुनाव जीता था बसपा के टिकट पर, और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पीयूष रंजन निषाद ने करछना से चुनाव जीता। इन 2 चुनावों को छोड़ दें तो पिछले दशकों से वहां रेवती रमण परिवार का कब्जा रहा है। 12 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समयों में बदलते रहे विधायक और उनके दल बदलते रहे हैं, कभी कोई जीतता कभी कोई जीतता। वर्तमान में वहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जो सीधा टक्कर है वह भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में है। 4 जून को यह पता चलेगा कि दोनों में से कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन मुकाबला यहाँ कांटे का है और इस द्वंद में कौन विजेता घोषित होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को आज के दिन एकजुट रख पाएगा, क्योंकि कल 25 मई है और कल ही मतदान होना है। मैं यह मतदाताओं से, इस क्षेत्र के मतदाताओं से मैं यह कहना चाहूँगा कि वह यह जान के मतदान करें, न जाति देखें, न धर्म देखें, न पंथ देखें। वह यह देखें कि उनके क्षेत्र का किसने अपने सरकार के दौरान विकास किया, कौन उनके लिए खड़ा रहा, कौन ऐसा नेता है जो उनके इलाके की समस्याओं की परवाह करता है, किसने उनकी समस्याओं को लोकसभा में उठाया, किसने नहीं उठाया, किसने सड़क बनवाई, किसने पुल बनवाया। यह ऐसा क्षेत्र है जहां मैं यह जानता हूं कि कुछ ऐसे भी सांसद हुए जो सड़क, गली, खड़ंजा, बिजली का खंभा लगवा करके खुद को विकास पुरुष कहलाने में गर्व महसूस करते थे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यहाँ जिस पुल पर खड़ा हूँ
इस पुल को बनवाने का श्रेय अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को है। उनकी सरकार के दौरान, क्योंकि यहाँ इस पुल के लिए कई बार उद्घाटन हुए, शिलान्यास सब हुआ, लेकिन पुल नहीं बना। पुल बना तो डॉक्टर जोशी के कार्यकाल में। और एक रिंग रोड अभी निकल रही है जो नैनी और झूसी क्षेत्र को, मतलब यमुना पार गंगा पार क्षेत्र को जोड़ेगी। अगर वह सड़क भी बन रही है तो किस सरकार में बन रही है सबको पता है। नैनी रेलवे स्टेशन के पास में एक रेल ओवरब्रिज बना। रेल ओवरब्रिज ना होने के दौरान नैनी वासियों से पूछिए, उस इलाके से आने जाने वाले बच्चों से पूछिए कितनी मुसीबतें उन्हें झेलनी पड़ रही थी। वह पुल बिना कब बना, किसने बनवाया, यह भी पूरी तरह साफ है। मिर्ज़ापुर रोड से लेकर कोराव होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा तक नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ। किस सरकार में हुआ यह भी आप जान लीजिए। उसके अलावा सड़क का चौड़ीकरण हो या अन्य रेल ओवरब्रिज हो या फ्लाईओवर हो या छिवकी जैसे रेलवे स्टेशन का विकास हो, कब हुआ, किसने किया, यह भी देख लें। आपके इलाके में बिजली किसने पहुंचाई, पानी किसने पहुंचाया। सूखे की स्थिति में जब आप नहरें सूख जाती, तालाब सूख जाते तो आपको जल किसने मुहैया करवाया, आपके घरों में जल पहुंचाने का काम किसने किया। यह सब देख करके ही आप मतदान करें, क्योंकि आप सिर्फ एक सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं, आप एक ऐसे नेता को चुनने जा रहे हैं जो दुनिया भर में भारत का गौरव ही नहीं बनेगा बल्कि आपको भी गौरवान्वित करेगा। तो यह सब कुछ देख करके आप मतदान करें। कल मतदान होगा तो फिर हम नए सिरे से नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।